गरीब बहू का अंडरवर्ल्ड डॉन के घर ससुराल। पंडित जी, आप तो जानते हैं निर्जला हमारी इकलौती बेटी है। हमारी बिटिया गऊ है। ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं हमारी, बस लड़का इज्जतदार खानदानी हो, भले गरीब हो तो भी हम रिश्ता जोड़ने को राजी हैं। गरीब राधे श्याम अपनी इच्छा जताते हैं। पंडित जी कुंडली देखकर हिचकिचाते हुए कहते हैं, अरे राधे श्याम जी, आपकी बिटिया के कुंडली में राजभोग भोगना लिखा है। बड़े ऊंचे खानदान की बहू बनेगी आपकी गरीब बिटिया। मेरी जानकारी में एक ऐसा रिश्ता है, ये देखिए, विराट नाम है लड़के का। क्या नहीं है लड़के के पास? अरे दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। बस इनकी इच्छा है कि किसी गरीब की बेटी को बहू बनाएंगे। बहुत ही भले विचार हैं इनके पंडित जी। लड़का भी सुंदर है, क्यों जी? हाँ शांति, मगर पंडित जी दिल में एक सवाल पैदा हो रहा है। जब लड़का इतना अमीर खानदान से है तो गरीब की बेटी को क्यों ब्याहना चाहते हैं? लड़के में कोई खोट तो नहीं है? अरे तौबा तौबा राधे श्याम जी, इस शरीफ नेक लड़का तो ऐसा चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। खरा सोना है सोना। आंख बंद करके रिश्ता पक्का कर दीजिए। ठीक है पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मगर शादी होने तक मुझे उस बात को पर्दे में रखना होगा, वरना भेद खुल गया तो जुड़ता रिश्ता टूट जाएगा। आखिरकार पंडित जी दोनों परिवारों में कराए रिश्ते के बीच कौन सी खिचड़ी पका रहे थे जिसकी भनक वो गरीब लड़की वालों को नहीं लगने देना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं जहां पंडित जी एक आलीशान करोड़पति मेंशन में आते हैं, जहां गेट पर 6-6 फुट के तगड़े आदमी बंदूक ताने खड़े थे। हे प्रभु, इस घर में आना तो यमराज को दावत देने जैसा लगता है। प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करना। थर थर कांपते हुए पंडित अंदर आते हैं, जहां डाइनिंग टेबल पर चिकन मटन से सजा धजा था और टकला सिकंदर अपने चारों बेटों के साथ बैठकर खा रहे थे। अरे पंडित जी आइए, पधारिए। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तंदूरी मटन चिकन खाएंगे? अरे नहीं 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 भाई, मैं पंडित हूँ, ये सब नहीं खाता। अरे चलिए छोड़िए, डील डन हुई कि नहीं ये बताइए। अरे आपने जैसा कहा था मैंने लड़की वालों से वैसा ही कहा, मगर क्षमा कीजिएगा, मैं आगे इस विवाह में भागीदार नहीं बनूंगा। ये सुनकर सिकंदर भड़कते हुए पंडित के मुंह में चिकन ठूस देता है। पंडित जी खाइए खाइए चिकन, और इस बात को अपने भेजे में घुसा लो। शादी तो आप ही करवाओगे, अब आप चुन लो, आपको लाखों का गुरु दक्षिणा चाहिए या भेजे की भुर्जी बनवानी है। धमकी सुनकर पंडित जी मन में कहते हैं, हे भगवान, ये लोग बात बात पर बंदूक तान लेते हैं। मैं तो बलि का बकरा बन गया हूँ, मगर मुझे उस कन्या की चिंता हो रही है। जब शादी के बाद उसे अपने आलीशान ससुराल के काली संसार का पता चलेगा तो क्या बोलेगी और क्या बीतेगी उस पे। दरअसल सिकंदर कोई आम इंसान नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन था। शहर की सबसे महंगी जमीन में बना उसका सफेद संगमरमर मेंशन गुंडागर्दी के दम पर बना था, जहां बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर शरीफ पड़ोसी भी उनसे खौफ खाते हैं। क्या निर्जला अपने अंडरवर्ल्ड डॉन ससुराल में अपना संसार बसा पाएगी? तो चलिए देखते हैं। बड़े बड़े एम्बेसडर गाड़ियों में निर्जला की बारात आती है और धूमधाम से उसकी शादी विदाई होकर ससुराल आती है। तभी ससुर गुस्से से बोलता है, अरे क्या गुंडा बनोगे तुम लोग? हाँ, अरे ओ अरे, हमारे अंडरवर्ल्ड घर में बहुरानी आई है, बरसाओ तमंचे। जी भाई। सारे गुंडे धाए धाए बंदूक से गोली बरसाते हैं, जिससे घूंघट में खड़ी बहू थर थर कांपने लगती है। तभी देवर आरती की थाली लाता और ससुर स्वागत करवाते हैं। आओ हमारे घर की लक्ष्मी, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी जी ससुर जी। अरे ओ नंबर 2, नंबर 3, हमने जो बहू के लिए बेशकीमती तोहफा बनवाया है, जरा लेकर दो आना। जी जी लाया पिताजी। लगता है जरूर मुझे तोहफे में रानी हार मिलेगा। इतना दौलतमंद है मेरा ससुराल। गरीब बहू मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती। तभी जेठ थाली में बंदूक लेके आता है। ये लो बहू, इसलिए कि तुम अंडरवर्ल्ड डॉन खानदान की बहू हो, तो इसलिए अब हाथों में चूड़ियां कंगन डालने के साथ ये तमंचा चलाना भी सीख लो। जैसे ही निर्जला को पता चलता कि उसका ससुराल माफिया डॉन है तो उसका दिल धड़कने लगता है। मतलब कि मैं एक अंडरवर्ल्ड डॉन ससुराल की बहू बनी हूँ। विराट बहू को कमरे में लेके जा। जी पिताजी। विराट निर्जला का हाथ पकड़ के कमरे में आता है। अंदर आते निर्जला रोते हुए उसे खुद से दूर कर देती है। दूर रहो मुझसे,
तुम सबने झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ा है। खबरदार जो मेरे करीब आए और मुझको छुआ भी तो मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। निर्जला, तुम्हारी नाराजगी जायज है। मैं मानता हूँ मेरा परिवार अंडरवर्ल्ड डॉन है, मगर मैं अपने पिता और भाइयों जैसा बिल्कुल नहीं। मर्द को सुधारना और बिगाड़ना औरत के हाथ में होता है। अगर आज मेरे घर में औरतों का साया होता तो मेरे भाई पिता ऐसे नहीं होते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरा घर बसा दो। ऐसा कहते हुए विराट की आंखें नम हो जाती हैं, जिससे निर्जला का दिल पिघल जाता है। अगली सुबह घर के मंदिर में सुबह सुबह आरती की आवाज गूंजती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भजन की आवाज सुनकर पड़ोसी बातें करते हैं। अरे आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? इन अंडरवर्ल्ड डॉन के घर में बंदूक की जगह भजन कौन गा रहा है? अरे कल ही तो इन गुंडों के खानदान में नई नवेली बहू शादी रचा कर आई है, वही गा रही होगी। भजन की आवाज से सब मंदिर में आ जाते हैं। प्रणाम बाऊजी, प्रसाद लीजिए। हाँ, दो बहू। बाऊजी प्रसाद दोनों हाथ जोड़ कर लेते हैं। अरे भाभी, इतना झमेला काई को करने का? अभी जल्दी से अपने के पंटर लोग को प्रसाद देने का। वैसे भी डेली इन्हीं छातों से गेम बजाने का होता है। देवर की बात करने का अंदाज देखकर ससुर उसे तमाचा जड़ते हुए कहता है। अबे ओ चिरकुट, ज्यादा लुच्चापन नहीं करने का। बहू की बात सिर आंखों पर। दे बहू प्रसाद। सब लोग प्रसाद लेकर खाते हैं, जिसके बाद निर्जला सबके लिए पहले रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाकर डरते डरते परोसती है। नाश्ते की टेबल पर भी चाकू छुरी पड़े थे। चलिए सब लोग शुरू कीजिए। ससुराल वालों के साथ साथ सभी गुंडों की टोली जमीन पर बैठकर खाने लगते हैं। तभी ससुर का दिल भर आता है। जुग जुग जीती रहो बहू, एकदम झक्कास खाना बनाया है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ससुरा? हाँ, फैंटास्टिक। बताओ क्या चाहिए तुमको? सोना चांदी हीरा रुपया पैसे, जो भी जी में आए मांग लो। अगर मैं मांग भी लूं तो आप दे नहीं पाएंगे बाबूजी? निर्जला की बात सुनते ही उसका गुंडा जेठ गुस्से में लाल पीला होकर बोलता है। अरे ऐसी भी क्या चीज है जो हमारे अंडरवर्ल्ड डॉन पिता नहीं दे सकते हैं? इज्जत ससुर जी, आप लोग ये काले काम छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बस तुम लोगाइयों का यही लोचा अच्छा नहीं लगता है। अरे तभी तो पापा ये पत्नियां होती पनौती हैं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। बाद में टांग अड़ाती हैं। अरे बहू, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मगर तुम्हें किस बात की कमी है? हमारे पास दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। बड़े से बड़े एमएलए नेता हमको सलाम ठोकते हैं, इतनी इज्जत है हमारी। बाऊजी, लोग आप लोगों को इसलिए सलाम नहीं करते क्योंकि वो आपकी इज्जत करते हैं, बल्कि लोग आपसे डरते हैं। इज्जत कमाई जाती है। आप लोग जो कर रहे हैं वो सरासर गुंडागर्दी है। इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा है। गरीब लोगों को सताकर, उनकी मेहनत पसीने की कमाई छीनकर आप अपना काला संसार कब तक खुशहाल रखेंगे? एक दिन सब खाक हो जाएगा। ये सुनकर ससुर गुस्से में प्लेट पटक देते हैं। बस बहुत हुआ, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे आगे चू कर जाए। बहू रानी, विराट समझाओ अपनी बीवी को, हमारे कामों को भड़क न ले। सारे मर्दाना गुस्सैल मिजाज में उठकर चले जाते हैं। इसी तरह हर दिन कोई न कोई बहू के शानदार अंडरवर्ल्ड ससुराल में आते पूरा दिन मार धाड़ और काली कमाई देखकर बहू अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। फिर एक दिन बहू सहमी हुई पूछती है, पापा बता दीजिए खाने में क्या बना दूं? अरे बहू, खाना नहीं, जा के पैक बना ले। एकदम। हाँ, जा, खड़ी क्या है? जी। बेचारी गरीब बहू सहमी हुई ससुर को शराब बना कर देती है। तभी ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। पता है तुम्हें कितना नुकसान कर दिया है? एक बोतल कितने हजार की थी, अब भरपाई क्या तेरा गरीब बाप करवाएगा? औकात तो एक अठन्नी देने की नहीं उसकी। इतने ताने के बाद बहू तिल मिलाकर करारा जवाब देती है, बस ससुर जी, बस। कितने दिनों से मैं सबर का घूंट पी रही थी, और नहीं माना कि मेरे माता पिता ने कुछ नहीं दिया, वो गरीब है, लेकिन फरेबी और गुंडे का खानदान नहीं है। मैंने आप लोगों को बदलने की हर संभव कोशिश कर ली। अब मैं इस अंडरवर्ल्ड डॉन ससुराल में नहीं रह सकती हूँ। इस काले संसार में मेरा दम घुटता है। मुझे आप लोगों से भी डर लगता है। आप लोगों ने झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ा, वरना कोई भी गरीब से गरीब बाप भी इस अंडरवर्ल्ड डॉन घर में अपनी बेटी नहीं देता।
ये कहते हुए गरीब बहू जोर जोर से रोने लगती है और अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद पूरा घर सूना हो जाता है और सबको बहू की कदर समझ आती है, क्योंकि बहू के आने की वजह से उन लोगों को उसके हाथ के खाने की आदत हो गई थी और उसकी बातें सुनने की भी, जिसके कारण एक दिन पिताजी, मैं मानता हूँ कि मेरी पत्नी ने आपके आगे आवाज उठाई, लेकिन वो कहीं ना कहीं सच कह रही थी। लोग हमसे डरते हैं। जब भी मैं कहीं जाता हूँ लोग मुझे देखकर डरते हैं और मुझसे बात भी डर के करते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ उसको लेने और वापस यहाँ नहीं आऊंगा। मैं और निर्जला कहीं डर और आप लोगों से अलग रहेंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना तू कहीं जाएगा और ना ही बहू कहीं जाएगी। आज के बाद बहू यहाँ और इसी घर में रहेगी। रही बात हमारे काम धंधे की, तो अब से यहाँ इस घर में कोई हमारा आदमी नहीं आएगा और धीरे धीरे मैं इस काले धंधे को भी बंद कर दूंगा। जिसके बाद ससुराल वाले काले बाजार का धंधा और खून खराबा और काली कमाई छोड़ देते हैं और इज्जत से बहू को लेने जाते हैं और निर्जला अपने ससुराल लौट आती है और अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हाल ही में शकुंतला के दोनों बेटों की एक साथ शादी हुई थी, तो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि गरीब बहू अनामिका के डाइनिंग टेबल की कुर्सी पीछे करने पर शकुंतला चिल्ला पड़ती है। ओ गरीब बहू, तुम्हारी जगह हम सबके बीच नहीं है। भूल गई हो तो याद दिला दूं, जैसा दहेज लाई हो इज्जत भी उतनी ही मिलेगी। तुम्हें यहाँ नहीं, नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाना है, समझी? पर माँ जी। माँ, आप उसे जमीन पर बैठने को क्यों कह रही हैं? वो हम सबके साथ बैठकर खाना खा लेगी। चुप कर। तू, तेरे पिताजी के जाने के बाद इस घर की मुखिया मैं हूँ। अभी तो मेरा राज चलेगा और भूल मत, तेरे पिताजी अपने गरीब दोस्त के चक्कर में इस गरीब लड़की को तेरे पल्ले बांध कर गए हैं। अगर उनकी आखिरी इच्छा नहीं होती तो इस शादी की, तो मैं ये कभी नहीं होने देती। ऊपर से दहेज भी जरा सा लेकर आई है, तो इसकी इज्जत तो ऐसे ही होगी। तो चुपचाप अपना खाना खा। शकुंतला की कही बात घर वालों के लिए पत्थर की लकीर होती है, जिसे सबको मानना ही होता है, और बहू भी जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है। ये देख अमीर बहू शेफाली मंद मंद मुस्कुराती है। अरे वाह, मैं जो चाहती थी वही हुआ। दिवाली से पहले ही बम पटाखे फूटेंगे यहाँ तो आए दिन। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राजेंद्र अनामिका के आंसू पोंछता है। तुम परेशान मत हो अनामिका, धीरे धीरे मां मान जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तभी अचानक से सास आ जाती है। पति को आंसू टपकाकर दिखा दिए हो तो कल की रसोई में दोनों बहू को खाना बनाना है। मेहमान आने वाले हैं तो तू ही बना देना, समझी? क्या बनाना है ये सब मैं कल सुबह बता दूंगी। जी माँ जी। अगले दिन अनामिका 4 बजे उठकर घर की धुलाई सफाई करती है और सास के बताए बहुत सारे खाने को उसे बनाना पड़ता है। तभी अमीर बहू आकर कढ़ाई की कड़छी को चलाती है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है जेठानी जी। ये हलवा है ना, लाओ आप ड्राई फ्रूट्स काट कर दो, मैं इसमें ऊपर से डाल देती हूँ। अनामिका ड्राई फ्रूट्स काट कर शेफाली को देती है और वो हलवे में डाल देती है। तभी सास आकर, बहू कितना काम करेगी, मेहमान आने वाले हैं। जा, मैंने तेरे कमरे में एक महंगी सी साड़ी रख दी है, उसको पहन ले और ब्यूटी पार्लर चली जा। वहाँ पर तेरी अपॉइंटमेंट है, बहुत अच्छे से मेकअप करवा कर आना। माँ जी, मैंने भी सारा खाना बना लिया है, मैं भी शेफाली के साथ पार्लर चली जाती हूँ तैयार होने। क्यों री चुड़ैल सी शक्ल वाली, तू मेरी अमीर बहू जितनी सुंदर नहीं है। तेरा रंग दबा हुआ है और तैयार होकर क्या करेगी? कौन सा तेरे बाप ने मुझे ढेर सारा दहेज दे दिया है जो मैं तेरी खातिरदारी करूं? यहाँ चुपचाप घर के काम निपटा। मेहमान आ गए तो उनको चाय कोल्ड ड्रिंक कौन देगा? मैं? माँ, इस गरीब वाली भाभी के ज्यादा नखरे नहीं है। शक्ल सूरत झालर से तैयार होना है पार्लर में। ये सुनकर अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शेफाली पार्लर तैयार होने चली जाती है। फिर मेहमान आने लगते हैं। शकुंतला गरीब बहू को सोबर सी साड़ी देकर घूंघट की आड़ में उससे सबको चाय नाश्ता दिलवाती है। और जब अमीर बहू पार्लर से तैयार होकर महंगी साड़ी में आ जाती है तो उसके हाथ में समोसे की ट्रे देखकर कहती है, जा बहू, सबको चाय नाश्ता दे, इसके अलावा तुझे और कुछ नहीं करना। और तू गरीब कहीं की, कमरे में चली जा चुपचाप। माँ जी, आपने मुझे तो मेहमानों से मिलवाया ही नहीं। अपनी शक्ल सूरत देख, कितना दहेज लाई थी। मेहमानों को तुझसे मिलवाने की जरूरत भी नहीं है मुझे। और मेरा बड़ा बेटा भी इतना नहीं कमाता ना, तो तुम दोनों की खाक इज्जत होगी। हर आजा मेरी बहू। ये कहते ही सास छोटी बहू को मेहमानों के सामने ले जाती है। सविता जी, रोशन जी, सुमित भाई, ये है मेरी प्यारी बहू शेफाली। पता है अपने घर से बहुत सारा दहेज लाई है। सोफा तो इतना कंफर्टेबल है कि क्या बताऊं। और दहेज के साथ मेरे लिए भी अलग से कंफर्टेबल किंग साइज बेड लेकर आई थी, कैश, गोल्ड और ना जाने क्या क्या। और तो और खाना बना कर गई, फिर पार्लर चली गई और देखो, पार्लर से आते ही फिर हाथ में समोसे की ट्रे ले ली आपको देने के लिए।
जी जी, लीजिए ना। हाँ बहू, वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो, भगवान तुम्हारी जैसी बहू सबको दे। हाँ, ये तो है शकुंतला जी, आपकी बहू बहुत प्यारी है, लेकिन आपकी बड़ी बहू कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो अम्मा कहाँ से दिखेंगी आपको, वो तो ऊपर के कमरे में पैर पसार कर महारानी लेटी हुई है। बता, बड़ी बहू होकर उसमें जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है और यहाँ छोटी बहू सब कुछ कर रही है। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, इशारों पर नचाती है हमें, ऊपर से दहेज में भी कुछ नहीं लाई है, बस साड़ी बक्सा बेड लाई, हो गया उसका। ये सब बड़ी बहू कमरे की खिड़की से छुपकर सुन लेती है, जिससे सुन उसकी आंखें फिर डबडबा जाती हैं। कब से मैं माँ जी को मनाने की कोशिश करी, पर शायद वो मेरे दहेज से खुश नहीं है, और सारी तैयारी मैंने की। माँ जी ने सब कुछ देवरानी जी के नाम से कहलवा दिया। अनामिका पार्टी में हुई नाइंसाफी के बारे में अपने पति राजेंद्र को बताती है। तुम परेशान मत हो अनामिका, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी और पैसे होने पर हम इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि हम दहेज की वजह से माँ तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगी, और मेरे साथ भी वो यही करती है, इसलिए हम घर छोड़ देंगे। वैसे भी उन्हें अपनी छोटी बहू और छोटा बेटा ही पसंद है। ठीक है, हम चले जाएंगे। वक्त गुजरता है। शकुंतला अमीर बहू को बहुत प्यार करती है और अनामिका से पूरे घर का काम करवाकर उस पर अत्याचार करती थी। दूसरी तरफ दिन रात राजेंद्र अपनी मीटिंग और प्रेजेंटेशन में काम करता है। वहीं नंद प्रिया भी कम नहीं थी, मनपसंद चीज बनवाकर अनामिका को परेशान करती है। शेफाली के भी भाव बदल रहे थे, वो कभी कभी अपनी नंद और सास को भी सुना दिया करती थी। अरे ये सब कैसे सूट और साड़ी हैं, एक भी डिजाइनर नहीं है। माँ जी, मैं ये बकवास चीज पहनूंगी क्या? नंद जी, तुम मेरी चॉइस को समझ सकती हो। वैसे तो तुम मुझसे बार बार पैसे लेने आ जाती हो, भाभी मेरी फीस भर दो, भाभी मुझे ये वेस्टर्न ड्रेस दिला दो, कभी ये कभी वो। और माँ जी, आप भी मुझे गोल्ड डिगर ही लगती हो। बहू तो चिंता मत कर, मैं ये सब वापस करवा दूंगी और तेरे लिए अच्छे अच्छे डिजाइनर साड़ी मंगवाऊंगी। हाँ भाभी, मैं आपके लिए अच्छे कलेक्शन लेकर आऊंगी। ये फालतू की चीज तो उस गरीब बदसूरत भाभी पर ही जचता है। माँ जी, एक बार कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आज मुझे कोई बेहतरीन साड़ी नहीं मिली तो मैंने आप दोनों को जितना कुछ भी दिलाया है सब वापस ले लूंगी। नहीं नहीं बहू, तो ये सब वापस मत लेना, हम तेरे लिए लेकर आते हैं। और जाइए मेरे लिए पिज्जा बर्गर लेकर आइए। ठीक है बहू। भाभी मैं भी? बचेगा तो खा लेना। फिर प्रिया बाहर से पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके मंगवाती है, पर ठंडा होने पर शेफाली बदतमीजी से नंद और सास के मुंह पर वो फेंक देती है। ये गोबर खाऊं क्या मैं? बाहर से खाना ऑर्डर भी किया तो ठंडा ले आए, बनाने को कहती तो पता नहीं जला हुआ मिला देते हो। जाओ मेरे लिए दोबारा लेकर आओ ये सब। हाँ हाँ बहू, तू चिंता मत कर, मैं लेकर आती हूँ। तभी प्रिया अनामिका से कहती है, यहाँ रसोई में क्या करी हो? जाओ शेफाली भाभी के लिए बाहर पिज्जा हाउस से गरम गरम पिज्जा लेकर आओ। अगर ठंडा हुआ तो मैं और माँ आपको छोड़ेंगे नहीं। लाई दीदी। अनामिका उन सब की बात मानकर घर के सारे काम करती थी और पिज्जा भी लेकर आ जाती है, जिसे बड़ी ठाट से अमीर बहू खाती है। कुछ दिनों में राजेंद्र का प्रमोशन हो जाता है और वो अनामिका को बहुत महंगी साड़ी और ज्वेलरी दिलाता है। अनामिका के बदलते कपड़े और चमकते चेहरे को देख सास कहती है, ओ गरीब नवाज, तेरी साड़ी में 4 चांद कैसे लग गए? कहाँ से आया तेरे पास इतना सब पैसा? चल चुपचाप से रसोई में जाकर मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक लेकर आ। बस माँ जी, अब और नहीं। देखिए मेरे पति का प्रमोशन हो गया है। बहुत बोलती थी ना आप मुझे और मेरे पति को कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं भी गरीब घर से आई हूँ, कम दहेज लाई हूँ। चिंता मत कीजिए, अब हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मुझे आपकी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पर। और जेठानी जी की दहेज की मिक्सी और बाकी चीज छूने को मना है मुझे, तो मैं आपको स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर पिला भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन सिलबट्टे पर चटनी पीसनी आती है। चटनी खाना चाहती हो तो बताओ। अरे अरे, मेरी जुबान फिसल गई। आजा मेरी प्यारी बहू, मेरे बेटे का प्रमोशन सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि तू उसकी जिंदगी में। अच्छा, तेरा सेट अच्छा लग रहा है, ये मुझे दे दे। बिल्कुल नहीं माँ जी, वैसे भी आप ही कह रही थी जितना कम दहेज उतनी कम इज्जत। अब मुझे आपसे अपनी इज्जत करवानी है तो थोड़ा अमीर तो मुझे भी होना होगा देवरानी की तरह। ये कहकर अनामिका वहां से चली जाती है और ये बात सुनकर शेफाली बहू सास और नंद पर टॉर्चर करने लगती है। उन दोनों से खाना बनवाती है। एक हफ्ते बाद राजेंद्र और अनामिका बैग लेकर घर छोड़ रहे होते हैं, तब हाथ जोड़ती हुई प्रिया और शकुंतला कहते हैं, भैया भाभी प्लीज प्लीज आप दोनों इस घर को छोड़कर मत जाइए। शेफाली भाभी हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती हैं। भैया भाभी आप बहुत अच्छे हैं, अब से हम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे। हाँ राजेंद्र बेटा, अनामिका बहू, तुम दोनों कहीं मत जाओ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। नहीं माँ, आज हम पर 4 पैसे क्या आ गए तो आपको अपनी गलती का पछतावा है? कल को मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा
क्या गारंटी है कि आप मेरे और अनामिका के साथ वापस ऐसा ना करें, इसलिए हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ माँ जी, वैसे भी आपका मूल मंत्र है जैसा दहेज वैसी इज्जत, तो इस हिसाब से मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। चलिए राजेंद्र जी। ये कहकर बड़े बेटे बहू हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।